वो कहते हैं ना कि पैसा अगर किसी के सर पर चढ़ जाए तो सबसे पहले अपनों को जलाकर खाक करता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए इस कहानी के जरिए जानते हैं। मम्मी, जल्दी से हमारा पिज्जा लेकर आओ ना। हाँ मम्मी, बहुत जोरों की भूख लग रही, जल्दी से लेकर आओ ना। अरे बच्चों, बस आ ही गया तुम्हारा गर्मा गर्म पिज्जा। ये लो, आज तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज भी डाली है। मम्मी, ये पिज्जा तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू सो मच। मैंने तो अभी तुम दोनों के लिए चीज बर्गर भी बनाया है। तुम दोनों बैठकर पिज्जा खाओ, मैं अभी चीज बर्गर लेकर आती हूँ। अमीर जेठानी के दोनों बच्चे पीहू और रोहित गर्म गर्म चीज पिज्जा खा रहे होते हैं, जिसकी खुशबू नीचे रह रहे गरीब देवरानी के बच्चों तक आ जाती है। साक्षी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ऊपर से लगता है चाची ने पिज्जा बनाया है। मेरा भी पिज्जा खाने का मन कर रहा है। चलो चलकर हम भी चाची से अपने लिए पिज्जा बनवाते हैं। गरीब देवरानी के दोनों बच्चे पिज्जा की खुशबू से ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि रोहित पीहू मजे से पिज्जा खा रहे हैं। तुम दोनों पिज्जा खा रहे हो, हमें भी थोड़ा सा दे दो ना, भूख लग रही है। हम क्यों दे तुम्हें हमारा पिज्जा? इतना ही पिज्जा खाने का शौक है तो जाकर अपनी मम्मी से बनवा लो। हमारी माँ कहती है कि हमें हमेशा मिल बांटकर खाना चाहिए, और हम तो तुम्हारे भाई बहन है ना, हमें भी पिज्जा खाने दो। इतना कहकर साक्षी जैसे ही पिज्जा लेने लगती है तो पीहू उसे जोर से धक्का मार देती है, जिससे साक्षी जमीन पर गिरकर रोने लगती है। साक्षी की रोने की आवाज सुनकर नीचे रह रही साक्षी की मां नंदिनी भागी भागी ऊपर आती है। वही किचन में से श्रुति भी बाहर आ जाती है। क्या हुआ साक्षी बेटा, तुम गिर कैसे गई? साक्षी पीहू से पिज्जा ले रही थी ना, इसलिए पीहू ने साक्षी को धक्का दे दिया। पीहू, ऐसा कोई करता है क्या? देखो, तुम्हारी वजह से साक्षी के घुटने पर कितनी चोट लग गई। खबरदार, जो मेरी बेटी से इस तरह बात की तो तमीज खुद के बच्चों में नहीं है। कितनी बार कहा है कि अपने इन दोनों गरीब बच्चों को नीचे रखा करो। इनकी हिम्मत कैसे हुई ऊपर मेरे घर में आने की? अगर आइंदा इन दोनों में से किसी ने भी ऊपर आने के लिए सीढ़ियां भी चढ़ी ना, तो टांगे तोड़ दूंगी इनकी, समझी? अब जा, दफा हो जा अपने गरीब बच्चों को लेकर। अपनी अमीर जेठानी की बातें सुनकर नंदिनी अपने दोनों बच्चों को लेती है और रोते हुए नीचे आ जाती है। श्रुति का पति आकाश एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में काम करता था, जिसके चलते श्रुति ऐशो आराम के साथ ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी। लेकिन वहीं नंदिनी का पति अभिनव एक मामूली सी फैक्ट्री में वर्कर था, जिसके चलते गरीबी में उन सबको नीचे के कमरे में रहना पड़ता था। जहां जेठानी का ऊपर वाला फ्लैट किसी महल से कम नहीं था, वहीं एक ही घर में रहने के बावजूद भी नीचे रह रही देवरानी का घर किसी झोपड़पट्टी की तरह दिखता था। माँ, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, ये पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा है। मुझे ऊपर चाची के घर पर जाने दो ना। पता है, वहाँ पर दो एसी लगे हुए हैं। बेटा, तेरी चाची बहुत अमीर है, इसीलिए वो सभी लोग एसी में रहते हैं। लेकिन हमारी एसी में रहने वाली हैसियत नहीं है, और तुम ऊपर गई तो फिर सुबह की तरह तुझे रुला दिया जाएगा, और तुम अगर ऊपर गई तो फिर सुबह की तरह तुझे रुला दिया जाएगा। बेटा, नीचे रहने की वजह से हर गर्मी में गरीब देवरानी के परिवार को काफी ज्यादा परेशानी होती है। श्रुति, थोड़ी देर के लिए हमें ऊपर आने दो। नीचे गर्मी से बुरा हाल हो गया है बच्चों का भी। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। खबरदार, जो तू या तेरे बच्चे ऊपर आए तो। अपनी अमीर जेठानी के ऐसे स्वभाव से गरीब देवरानी काफी ज्यादा परेशान रहती थी, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो लोग उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। इसी के साथ अमीर घमंडी जेठानी श्रुति अपने गरीब देवरानी से नौकरों की तरह घर के सारे काम करवाती थी। मैंने तुझे कपड़े धोने के लिए कहा था ना, और तूने अभी तक कपड़े नहीं धोए, और ना ही मेरे घर की सफाई की है। श्रुति, मुझे मेरे भी घर के काम करने होते हैं। अगर तुम अपने घर के कुछ काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? और अगर नहीं होता तो तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? जब तेरे जैसे गरीब देवरानी मेरे पास हो तो मैं नौकरानी क्यों रखूं? भगवान का शुक्र अदा कर कि हम तुझे नीचे रहने दे रहे हैं, वरना कब का धक्के मार के तुझे और तेरे बच्चों को निकाल देते। साक्षी की नीचे वाली घर के पेपर भी श्रुति के पास ही थे,
जिसके डर से साक्षी हमेशा श्रुति की बदतमीजी को चुपचाप सहा करती थी। लेकिन वहीं श्रुति इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। ऊपर रहने की वजह से आए दिन वो घर का सारा कूड़ा कचरा ऊपर से नीचे रह रही गरीब देवरानी के घर में फेंक दिया करती थी। उस दिन बड़ा ज्ञान दे रही थी ना मुझे, अब बताती हूँ इसे। मैं अभी देखती हूँ कि इतना सारा कूड़ा कचरा कैसे साफ करती है। श्रुति आए दिन नंदिनी के साथ घर में कचरा फेंक देती थी। कभी जानबूझकर नंदिनी के घर का लाइट कटवा देती थी। पता नहीं मेरी जेठानी को ये सब कुछ करके क्या मिलता है। आखिरकार कब तक हमें जिल्लत से भरी जिंदगी को जीना होगा। भगवान, अब तो तू ही कुछ कर। समय गुजरता रहता है लेकिन श्रुति की हरकतों में कोई भी बदलाव नहीं आता। ऐसे ही एक दिन, वाह श्रुति, तुम्हारा ये नेकलेस तो काफी सुंदर लग रहा है। कितने का है? पूरे 3 लाख का है। मेरे बर्थडे पर इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। अपनी सभी अमीर सहेलियों के साथ कार्ड खेल रही होती है कि तभी ट्रे में जूस की ग्लासेस लेकर नंदिनी आती है, जिसे देखकर यामिनी कहती है, श्रुति, तुमने नई नौकरानी भी रख ली? वैसे कितने में रखी है? हम इसे पैसे नहीं देते, बस रहने के लिए जगह और 2 वक्त खाना दे देते हैं। वाह यार, अगर ऐसी नौकरानी हो तो मुझे भी बताना। अपनी जेठानी को अपनी सभी अमीर सहेलियों के सामने खुद को नौकरानी बताने की वजह से नंदिनी को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है। लेकिन अपने हालातों की वजह से नंदिनी श्रुति से कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। नंदिनी, वैसे ही हमारा कमरा इतना छोटा सा है, ऊपर से भाभी इसमें अपना सारा सामान भी रखवा देती है। अब हम सब सोएंगे कैसे? क्या करूँ जी, मैं भी उन्हें कहाँ तक बोलूं। उन्हें तो बस हमें परेशान करने का मौका मिलना चाहिए। श्रुति जब भी अपने घर के लिए कोई सामान ऑर्डर करती है तो जानबूझकर उस सामान को अपने गरीब देवरानी के नीचे वाले छोटे से कमरे के अंदर रखवा देती है, जिससे नंदिनी और उसके परिवार वालों को उठने बैठने में काफी परेशानी होती है। और आज तो श्रुति अपनी गरीब देवरानी को परेशान करने की सारी हदें पार कर देती है। श्रुति जानबूझकर अपनी सीढ़ियों से सर्फ के पानी को नीचे नंदिनी के घर तक गिरा देती है। अब आएगा असली मजा। नंदिनी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो हॉल में सर्फ का पानी पड़ा होने की वजह से नंदिनी बहुत बुरी तरह से फिसल कर गिर जाती है, जिससे नंदिनी के पैर और कमर में काफी चोट आती है। मेरी कमर! ये सर्फ का पानी यहाँ किसने फेंका? नंदिनी समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी अमीर जेठानी ने ही किया है, लेकिन नंदिनी ये जानकर भी अपनी जेठानी का क्या ही बिगाड़ लेती। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी करनी आपके परिवार वालों पर जरूर उतरती है। श्रुति के पति आकाश ने कुछ समय पहले अपनी कंपनी छोड़कर बैंक से लोन लेकर अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, जिससे उन्हें काफी पैसों का घाटा होता है। श्रुति, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। बैंक का लोन कैसे चुकाऊंगा मैं? परेशान मत हो, मेरी जितनी भी ज्वेलरी है मैं उन्हें बेच दूंगी। इतना काफी नहीं होगा श्रुति, उन्हें बेचकर भी हम लोग सिर्फ 6-7 लाख का ही लोन चुका सकते हैं। अब लगता है बाकी पैसों के लिए हमें अपना फ्लैट भी बेचना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी श्रुति और आकाश को अपना शानदार फ्लैट बेचकर बैंक के सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं। घर बिक जाने की वजह से अब वो सभी अपने बचे कुचे सामान और बच्चों को लेकर घर से जाने लगते हैं, जिसे देखकर अभिनव कहता है, रुक जाइए भैया, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अभिनव, तू तो जानता ही है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमारा घर बिक गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए अब मैं अपने परिवार को लेकर किराए के मकान ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। भैया, हमारे होते हुए आपने सोच भी कैसे लिया? भले ही हमारा नीचे वाला ये घर आपके ऊपर वाले घर की तरह बड़ा और शानदार नहीं है, लेकिन हम सब लोग आराम से एक साथ इस घर में रह सकते हैं। सुख में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख में सिर्फ आपके अपने ही होते हैं। नंदिनी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस जेठानी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें ताने दिए, तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ा, अब उसी जेठानी के परिवार को तुम अपने घर में रख रही हो। भाभी, आप लोगों ने भले ही हमें कभी अपना ना समझा हो, लेकिन आप लोग तो हमारे अपने ही हैं। हाँ भैया, अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोग यहीं साथ में रहेंगे। और भैया,
मैंने मेहनत मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे भी जोड़ लिए हैं। अब हम दोनों भाई उन पैसों से अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब अमीर घमंडी जेठानी का परिवार गरीब देवरानी के छोटे से घर में रहता है। वहीं दोनों भाई मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और भगवान की कृपा से इस बार उनका बिजनेस काफी अच्छा चलता है और दोनों परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। पार्वती, थोड़ा जल्दी करो, लाल जी के घर शादी है, ये तो तुम्हें पहले से ही पता था ना, तो इतना तैयार होने में वक्त क्यों लगा रही हो? अजी मैं तो तैयार ही हूँ, मैं तो बस राधा का इंतजार कर रही हूँ। राधा तैयार हो जाए फिर हम चलते हैं। ठीक है। तभी कुछ देर बाद वहां पर राधा आ जाती है और अपने भैया भाभी से कहती है, भैया भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बिल्कुल चांद का टुकड़ा? हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना। सच में मेरी नंद से सुंदर जग में और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा भाभी, आपने तो काफी अच्छा मस्का लगा दिया मुझे। अगर ऐसी बात है तो फिर आज से साइकिल के आगे नहीं बैठूंगी बल्कि पीछे बैठूंगी और आगे आप बैठिएगा और भैया साइकिल चलाएंगे। नहीं नहीं राधा, मेरे से साड़ी पहनकर आगे बैठा नहीं जाएगा। तुम मेरी प्यारी ननंद हो ना, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है भाभी, आप फिर से मुझे ऐसे ही मना लेती हो। ये कहानी है राधा और पार्वती की। शिव और राधा भाई बहन थे। बचपन में ही शिव और राधा के माता पिता का निधन हो गया था। तभी से शिव ने राधा की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। राधा को माँ का प्यार मिले इसलिए शिव ने पार्वती से शादी कर ली थी। पार्वती ने भी राधा को अपनी बेटी मान लिया था। उसने शादी के इतने साल बाद भी कोई बच्चा नहीं चाहा ताकि उसका प्यार कभी बट ना पाए। वहीं राधा भी अपनी भाभी पार्वती पर अपनी जान छिड़कती थी। उस दिन शिव, पार्वती और राधा गांव के लाला की बेटी की शादी में जा रहे थे। फिर शादी में खाना खाते हुए, भाभी देखिए ना, इस दुल्हन ने कितना प्यारा सा लहंगा पहना हुआ है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, वाकई में काफी प्यारा है। वैसे तुम्हारे पास भी तो वो हरा वाला नहीं भाभी, लेकिन ये लहंगा तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये दुल्हन का लहंगा है और बहुत महंगा भी आता है। अच्छा ऐसी बात है तो भाभी कितने का मिलेगा ये वाला लहंगा? अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे भाभी, जब मेरी शादी होगी ना तो आप भी मुझे ऐसा ही लहंगा लेकर दोगी, बस इसलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी, मेरी लाडो दुल्हन बनकर इसमें तो वाकई में और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ, कितनी अच्छी हो भाभी आप। रुकिए, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रसमलाई लेकर आती हूँ। अच्छा शैतान कहेगी। राधा और पार्वती जिस शादी में आए हुई थी वो लाला की बेटी की शादी थी। लाला बहुत ही अमीर था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शहर से बहुत ही महंगा लहंगा सिलवाया था। पर यह बात नादान राधा को कहाँ समझ आती, लेकिन ये बात पार्वती के दिमाग में घर कर जाती है। घर लौटते वक्त साइकिल के आगे बैठी राधा अपने भैया के साथ ढेर सारी बातें करती रहती है। वहीं साइकिल के पीछे बैठी पार्वती बस यही सब हिसाब लगा रही थी कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे ताकि वो अपनी नंद के लिए एक अच्छा लहंगा खरीद सके। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था कि एक दिन हरिराम पार्वती को आकर बताता है, पार्वती भाभी, शिव भैया का एक्सीडेंट हो गया वा। मैंने जैसे तैसे हॉस्पिटल में तो पहुंचा दिया, अब हॉस्पिटल में जल्दी चलिए आप। इस समय राधा पानी भरने के लिए नदी पर गई थी, जिस वजह से पार्वती को अकेले ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां डॉक्टर पार्वती से कहता है, देखिए पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी उनकी जान बच सकती है। आप एक काम कीजिए, 35,000 रुपए जितना जल्दी हो सके काउंटर पर जमा करवा दीजिए। दरअसल शिव जब काम करके वापस आ रहा था तभी एक बेकाबू कार ने शिव का एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाता है। उसके साथ ही किसी तरह से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी कि उसके बाद पार्वती सोच में पड़ जाती है। पार्वती के पास तो पैसे थे, लेकिन वो उसने राधा के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन इस वक्त शिव का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी था। पार्वती ने सारे पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए। इस तरह शिव की जान तो बच गई, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। फिर डॉक्टर ने पार्वती से कहा, देखिए अब ये तो खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये ज्यादा कमजोर हो गए हैं, इनसे 3-4 महीने कोई भी काम मत करवाइएगा, ये झेल नहीं पाएंगे।
इनकी आप सेवा कीजिए और खूब खिलाइए पिलाइए। जी डॉक्टर साहब। उस दिन से पार्वती पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि अच्छी बात ये थी कि अब राधा जवान हो गई थी, तो राधा घर का काम देखती और पार्वती बाहर जाकर फैक्ट्री में काम करने लग गई थी। तभी एक दिन फैक्ट्री से लौटते वक्त पार्वती को रास्ते में एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान दिखी। उसके बाहर बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे टंगे हुए थे। पार्वती जानती थी कि वो लहंगे बहुत महंगे होंगे और वो उसे खरीद नहीं पाएगी, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा और वो दुकान के अंदर जाने लग गई। राधे राधे सेठ जी। राधे राधे जी, बताइए आप क्या चाहिए? नहीं नहीं सर जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, बल्कि काम मांगने आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ पर एक मशीन खाली तो है, तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेठ जी, लेकिन मेरे कन्हैया जी की कसम, बहुत मेहनत करूंगी, जल्दी से जल्दी सीख लूंगी। चाहे तो आप मुझे 1 रुपया मत दीजिए, बस बढ़िया लहंगा सिलना सिखा दीजिए। पार्वती की आंखों में सच्चाई देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अगले दिन से पार्वती उस दुकान के काबिल दर्जियों से सिलाई सीखने लग जाती है। वो सिलाई के काम के साथ साथ दुकान की साफ सफाई भी करती है। उसकी मेहनत से सेठ बहुत खुश था। कुछ महीने बाद, अरे पार्वती बिटिया, कुछ सीखा तुमने? महीने हो गए तुम्हें सीखते हुए। जी सेठ जी, देखिए ये लहंगा मैंने सिला है। पार्वती के हाथों में एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा था। उस लहंगे को देखकर सेठ भी बहुत खुश होता है और फिर कुछ समय सोचकर बोलता है, पार्वती ये तो बहुत ही बढ़िया लहंगा है। अगर इसमें कढ़ाई का काम थोड़ा बहुत हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। उससे क्या होता है कि इसमें तुम्हारी एक तो मेहनत कम लगती है और हम उसे थोड़ा सा सस्ता बेच सकते हैं, और दूसरी बात कि इसका डिजाइन भी काफी खिल रहा है। जी सेठ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही मेहनत करते रहो और ये लो तुम्हारी पहली पगार। तुमने इस लहंगे के साथ साथ इस दुकान में भी काफी साफ सफाई की है। इस दुकान की रंगत पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। इतना कहकर सेठ ने पार्वती के हाथों में 10,000 रुपए थमा दिए। पार्वती को उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने फौरन घर के लिए ढेर सारा राशन खरीद लिया और इधर शिव भी अब ठीक हो चुका था और वो अपने काम पर भी जाने लगा था। इस बीच राधा की शादी तय हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि उसके भैया भाभी कितनी मुश्किलों से घर का खर्चा चला रहे हैं। उसकी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में एक बढ़िया सा लहंगा पहने, लेकिन बचपन की जिद को जवानी की जिम्मेदारी ने दबा दिया था। उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और वक्त बीतता है और फिर राधा की शादी का दिन आ जाता है। राधा, राधा, दरवाजा खोल जल्दी। जी भाभी। इसके बाद राधा दरवाजा खोल देती है और राधा अपनी भाभी से कहती है, देखो भाभी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है ना? सुंदर लग रही हूं ना मैं? अरे पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि तू अभी भाभी से कुछ छुपा सके। सेठ जी अंदर आ जाइए, ये है मेरी लाडो रानी, मेरी प्यारी सी नंद। इसके बाद पार्वती का सेठ घर के अंदर आ जाता है। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद बेटी। शुक्रिया सेठ जी। खुश रहो और ये लो तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। राधा ने फौरन उस ठेले को खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। राधा कुछ ना कह सकी और वो अपनी भाभी की ओर देखकर खूब रोई जा रही थी। और फिर, तुम्हें पता है बेटी, तुम अपनी शादी में बढ़िया लहंगा पहन सको इसलिए तुम्हारी भाभी ने मेरे दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दिन रात सिलाई का काम सीखा और फिर हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अब उसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए लहंगा सिला है। पर सेठ जी, आपके बिना ये मुमकिन ना हो पाता। अरे मैंने तो तुम्हें सिर्फ कपड़ा दिया है, लेकिन तुमने उसमें अपना सब कुछ दे दिया है, इसलिए लहंगा बहुत ही अनमोल है। मुझे नहीं पता था कि गांव में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुल्हन ने पहना है कि नहीं। नहीं पहना होगा सेठ जी, क्योंकि किसी भी दुल्हन के पास इतना प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी थोड़ी ना होगी। भाभी, आप सच में मेरी माँ हो। आपने मेरी बचपन से लेकर आज तक हर छोटी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है और आज आपने मेरी शादी की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपने कभी किसी भी बच्चे की चाहत नहीं की ताकि आपका प्यार मेरे प्रति कम ना हो जाए। अरे मेरी पागली, तू इतनी रो क्यों रही है? तू आज विदा होकर जा रही है।
लेकिन इस घर का दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला है। इस तरह कहकर नंद भाभी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और खूब रोती हैं। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।